गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमने अब तक जो परिसीमा अधिनियम 1963 है उनकी स्टूडेंट्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वीडियोज थी वो हमने कवर कर ली हैं। वो भी आपकी एलएलबी थर्ड ईयर के जो पर्पज से आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो थी सब्जेक्ट से, तो 3 वीडियो पहले ही हम कवर कर चुके हैं। ये आपकी फोर्थ वीडियो है जो काफी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और एक रिक्वेस्ट और मैं ये कर देता हूँ कि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर आप जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो काफी टफ रहती है या समझ में नहीं आती है। तो आप एक चीज क्लियर कर लो, इस ये जो सेशन है और यहाँ से आगे मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। लेकिन ये जो लीगल वर्ड होते हैं, जो बुक्स लीगल वर्ड होते हैं, कोशिश किया करो आप ज्यादा से ज्यादा उन लीगल शब्दों को समझ सकें, उनका अर्थ जान सकें। क्योंकि कल आप किसी भी लीगल प्रैक्टिस में जाओगे तो इन लीगल शब्द का आपको सामना करना पड़ेगा जिनकी आपकी जानकारी होनी चाहिए। अच्छी बात है, आसान भाषा में भी आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप कोशिश किया करें कि जो बुकिश नॉलेज है उसके जरिए ही आप समझें और वो आपकी काफी काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें जो टॉपिक अपना फोर्थ टॉपिक वो है ये है कि किन परिस्थितियों में अभिस्वीकृति अवधि, जो अभिस्वीकृति अवधि है उसका विस्तार कर सकती है, अभिस्वीकृति अवधि का विस्तार कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्टेंट बात यह है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी स्वेच्छा से बात को स्वीकार कर लिया जाना, नॉर्मल भाषा में ये है। ठीक है, अभिस्वीकृति का अर्थ। और उस अभिस्वीकृति से ही जो परिसीमा अवधि है, जो परिसीमा, ये जो अवधि है परिसीमा की, उसका विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उन परिस्थितियों का डिस्कस करेंगे। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें किसी व्यक्ति की अभिस्वीकृति होने पर उन अवधि का विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज कैन एक्नॉलेजमेंट एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, वही बात है। ठीक है, तो परिसीमा का जो काल है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है या विस्तारित किया जा सकता है। आज की इस हम लेक्चर सीरीज में आपकी इन टॉपिक हैं, इनको कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक ये है कि लिखित अभिस्वीकृति जो होती है उसका प्रभाव क्या रहता है। किसी भी लिखित अभिस्वीकृति का प्रभाव क्या रहता है। ठीक है, अभिस्वीकृति हम पहले भी मैं बता चुका हूं। अभिस्वीकृति नॉर्मल भाषा में इतना समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति द्वारा बात को स्वीकार करना लिखित रूप से। ठीक है, अभिस्वीकृति क्या है हम इसको भी समझ लेंगे। अभिस्वीकृति का प्रभाव, इसका अगर कोई व्यक्ति अभिस्वीकृति करता है तो इसका क्या प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है या परिस्थिति पर पड़ता है, ये भी हम देखेंगे। विधिमान अभिस्वीकृति के आवश्यक तत्व, जो विधिमान अभिस्वीकृति होती है उसके आवश्यक तत्व क्या है उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऋण लेखे समुदाय का प्रभाव, जो ऋण लेखे का समुदाय होता है उस पर अभिस्वीकृति जो होती है उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, परिचय देख लेते हैं छोटा सा इसका कि परिसीमा की दृष्टि से अभिस्वीकृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिस्वीकृति से परिसीमा काल में अभिवृद्धि हो जाती है। यही कारण है कि अभिस्वीकृति को एक विशेष उपचार माना जाता है। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 18, 19 एवं 20 में अभिस्वीकृति के बारे में प्रावधान किया गया है। आसान भाषा में यह है कि अभिस्वीकृति जो होती है, परिसीमा काल में अभिस्वीकृति का महत्वपूर्ण स्थान रहता है, क्योंकि अभिस्वीकृति के जरिए ही परिसीमा काल की अभिवृद्धि या विस्तार किया जा सकता है या किया जाता है। तो अभिस्वीकृति एक विशेष उपचार के रूप में देखा जाता है। ठीक है, और इसका जो प्रावधान है वो धारा 18, 19 और 20 में देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं कि जो लिखित अभिस्वीकृति होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये धारा 18 में बताया गया है, इंपोर्टेंट चीज ये है। ठीक है, तो लिखित अभिस्वीकृति के प्रभाव के बारे में प्रावधान किया गया है। इसका मूल पाठ इस प्रकार है, अगर हम इसका मूल पाठ देखें तो इस प्रकार है कि जहां किसी संपत्ति या अधिकार, किसी संपत्ति या अधिकार, ये इंपोर्टेंट वर्ड है, इनको ध्यान रखना। जहाँ किसी संपत्ति या अधिकार की बात हो उसके लिए कोई वाद या आवेदन किया गया हो। ठीक है, संपत्ति या अधिकार के लिए कोई वाद या आवेदन किया गया हो, उसके लिए वेत काल के अवसान समाप्ति से पहले संपत्ति, जो वेत काल होता है उसके अवसान का मतलब समाप्ति से पहले ही ऐसी संपत्ति या अधिकार विषय के दायित्व की लिखित अभिस्वीकृति की गई है जो उस पक्षकार द्वारा उसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है। ठीक है, या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा
जिसमें वह अपना अधिकार या दायित्व उत्पन्न करता है सांस्कृत है। वहां उस समय से क्या अभिप्राय, वहां उस समय से जहां अभिषेक प्रति इस प्रकार हस्ताक्षरित की गई थी, एक नया परिसीमा काल संगठन किया जाएगा। स्पष्ट है कि दायित्व लिखित अभिस्वीकृति नए परिसीमा काल को जन्म देती है। इसमें अब इस बात को बड़ी आसान भाषा में समझ लेते हैं कि नॉर्मली यहाँ पे धारा 18 कहती क्या है। धारा 18 क्या कहती है? तो धारा 18 कहती है, ये कह रहा है धारा 18 कहती है कि कोई भी लिखित अभिस्वीकृति का जो प्रभाव वो किस प्रकार से पड़ता है। तो अगर किसी व्यक्ति कोई संपत्ति अधिकार की बात है, ठीक है, संपत्ति अधिकार के लिए लोग क्या करते हैं, कोई वाद या आवेदन करते हैं, ठीक है, तो वाद या आवेदन करते हैं। तो ये ऐसा वाद या आवेदन जो होता है वो भूतकाल जो होता है उसके अंदर करना चाहिए, उसकी समाप्ति से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर उसको बढ़ाना है, उसको आवेदन करने की जो समय सीमा उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए लिखित अभिस्वीकृति आवश्यक होती है। और लिखित अभिस्वीकृति वह व्यक्ति करता है जिसके विरुद्ध जिसके जिसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति अधिकार का दावा किया जाता है। यानी अगर का व्यक्ति पर दावा करता है किसी भी संपत्ति या अधिकार के लिए कि काका कुछ संपत्ति अधिकार पर है, तो अब यहाँ पर लिखित अभिस्वीकृति को करनी होगी कि मैं आपको, अगर वो 1 महीने की बोलता है, अगर 1 महीने के अंदर वह उसके अधिकार या संपत्ति को नहीं दे सकता है, तो 1 महीने की जो अवधि है उसके अवसान या समाप्ति से पहले उसे एक और लिखित अभिस्वीकृति करनी होगी कि मैं आपको, मुझे 1 महीने का और टाइम दें कि मैं उसे आपको दे दूंगा, ठीक है। तो एक तरह से जो लिखित अभिस्वीकृति होती है वो नए परिसीमा काल को जन्म देती है, ठीक है। इसके संदर्भ में सुभाष बनाम स्टेट ऑफ बैंक के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अभिस्वीकृति के पश्चात 3 वर्ष की अवधि प्रस्तुत किया बाद परिसीमा अवधि में है। यानी इस मामले में जो है लिखित अभिस्वीकृति के जरिए समय को 3 वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया। अभिस्वीकृति क्या है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ने से अभिस्वीकृति समीचीन होगा। अभिस्वीकृति कहता है किसी संपत्ति अधिकार के विषय में दायित्व का स्वीकार किया जाना है। यानी यहाँ पे जैसे हमने खा का डिस्कस किया था, तो खा उस संपत्ति अधिकार के दायित्व को स्वीकार करता है कि हाँ, खा व्यक्ति का मुझसे संपत्ति या कुछ अधिकार है जो मुझे उसको वापस करना है, ठीक है, ये इसका अर्थ है। यानी दायित्व की स्वीकृति को करनी होती है, स्वीकार कर लेता है एक तरह से। उदाहरण के लिए ऋणी अपने लेनदार को एक पत्र लिखकर ऋण के दायित्व को स्वीकार करते हुए उसे शीघ्र भुगतान करने का वचन देता है, यह अभिस्वीकृति है, ठीक है। यानी अगर कोई ऋणी व्यक्ति लिखित रूप से ऋण के दायित्व को स्वीकार करके उसे शीघ्र भुगतान के लिए बोलता है, तो यह लिखित अभिस्वीकृति मानी जाएगी। अब ये अभिस्वीकृति अगर किसी ने कर दी तो क्या प्रभाव है? यानी अगर जैसे मैंने उदाहरण दिया था का और खा का, अगर खा जो व्यक्ति है अगर ये अभिस्वीकृति कर लेता है तो इसका प्रभाव क्या रहेगा? यानी ये मान लेता है कि हाँ, आपकी जो भी अधिकार या संपत्ति के संबंध में मेरा दायित्व है जो मुझे आपको चुकाना है, का को चुकाना है, ठीक है। तो इसका प्रभाव क्या रहेगा, ठीक है, इसका प्रभाव देख लेते हैं। पहली बात तो परिसीमा काल में अभिवृद्धि दी जाएगी। आगे कहेगा मुझे और टाइम दे दीजिए, ठीक है, तो उसमें और अभिवृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोई व्यक्ति अर्थात ऋणी या प्रतिवादी, ऋणी या प्रतिवादी था, यहाँ पर ऋणी या प्रतिवादी दोनों हो सकता है, किसी ऋण अथवा संपत्ति विषय अपने दायित्व को स्वीकार करता है, वहाँ परिसीमा की दृष्टि से समय का ऐसा अभिस्वीकृति की तिथि से प्रारंभ हुआ माना जाएगा, ठीक है। नए परिसीमा का उस अभिस्वीकृति तिथि से प्रारंभ हुआ माना जाएगा। यानी इसने अगर 2 दिसंबर को माना है कि हाँ, आपका पैसा जो भी संपत्ति या अधिकार मुझ पे है तो मैं आगे दे दूंगा, मुझे 2 महीने का टाइम और दीजिए, तो जिस दिन से इसने ये स्वीकार किया है तो जो 2 महीने का टाइम है वो 2 दिसंबर से और आगे बढ़ जाएगा। यानी 2 से अगला दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 2 फरवरी तक टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, 6/9/1974 को ऋण अदायगी की मांग की जाती है। कोई अपनी ऋण को मांगता है कि भाई मेरा ऋण दे दो। अब प्रतिवादी दिनांक 6/8/1976 को पत्र द्वारा ऋण के दावे को स्वीकार करता तथा बजट साबित होने शीघ्र भुगतान का आश्वासन देता है। इस मामले में वित्त काल की संगणना 6/8/1976 को किया जाना निर्धारित किया गया। तो इसको इस तारीख को मान लेता है कि हाँ, मुझे ऋण देना है, ठीक है।
फोर्थ जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जो भी विधि मान्य अभिस्वीकृति होती है उसके आवश्यक तत्व क्या है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है अधिकार विषयक दायित्व को स्वीकारना। कोई भी ऋणी व्यक्ति या प्रतिवादी उस अधिकार विषयक दायित्व को स्वीकार कर लेता है कि हाँ आपका जो भी संपत्ति अधिकार मुझ पे है अब मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए वो समय के लिए विस्तार की मांग कर सकता है कि मुझे और समय दीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट अभिस्वीकृति का विहित काल के अवसान से पूर्व, यानी जो काल है माने का और खा, का ने अगर 2 महीने के लिए पैसे दिए हैं, ठीक है, तो ये 2 महीने की अवधि खत्म होने से पहले खा को नई अभिस्वीकृति करनी होगी, यानी किसी डेट को, यानी 2 महीने अगर मान के चलो कि 28 तारीख के 2 दिन बाद वो डेट खत्म होने वाली है 2 महीने की, तो 28 तारीख को अभिस्वीकृति कर लेगा तो नए उसके पास 2 महीने मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये 2 महीने खत्म होने से पूर्व उसको खत्म होने से पूर्व ही अभिस्वीकृति करनी होगी। तो अभिस्वीकृति का वेत काल के अवसान से पूर्व किया जाना आवश्यक है, ये आवश्यक तत्व है। ठीक है, उदाहरण नॉर्मली यही है, ठीक है, जो मैंने समझाया। ठीक है, और अभिस्वीकृति का लिखित होना, और एक आवश्यक तथ्य ये है कि जो अभिस्वीकृति जो होती है वो लिखित होना आवश्यक है, उसका लिखित होना जरूरी है। नंबर 4, अभिस्वीकृति जो भी व्यक्ति करता है उसको हस्ताक्षरित उसके साइन भी होना चाहिए। ठीक है, उसके साइन के बगैर कोई अभिस्वीकृति का महत्व नहीं होता है। पांचवा जो पॉइंट है, ऋण लेके समुदाय का प्रभाव क्या होता है। कोई भी ऋण के संदर्भ में कोई ऋण के संदर्भ में कोई किसी व्यक्ति पर ऋण होता है उसके संदर्भ में जो लेख होता है उसका क्या प्रभाव रहते हैं, तो ये धारा 19 के अंतर्गत इसको बताया गया है। ठीक है, यानी जहां किसी ऋणी या वसीयत संपदा के संदाय के लिए दायी व्यक्ति द्वारा, या तो दायी व्यक्ति द्वारा जिसे उसको देना है ऋण को, या उसके निमित्त समय किसी प्राधिकारिक कार्यकर्ता द्वारा कोई संदाय उस ऋण या वसीयत संपदा के ब्याज लेके वित्तकाल के अवसान से पूर्व किया जाता है, वहां उस समय से जब संदाय किया गया था नया परिसीमा काल संगणित किया जाएगा। नॉर्मल सी वही बात है अभिस्वीकृति वाली। तो ऋण संदाय का अगर कोई लेख है तो अगर जो अवधि पहले से डिसाइडेड है उसके अंदर उसको उसका ऋण को चुकाना होगा। अगर नहीं चुकाया तो उस अवधि की समाप्ति से पहले नए समय काल की उसे घोषणा करनी होगी, यानी अभिस्वीकृति करने के बाद। ठीक है, इसे उदाहरण समझ लेते हैं। का खा पर 10,000 का ऋण है। ठीक है, खा पर कितने हजार का ऋण है, 10,000 का। का के विरुद्ध इस ऋण की वसूली हेतु दिनांक 15 सितंबर 2005 में बाद ला सकता है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है, यानी 15 सितंबर 2005 तक बाद ला सकता है, इसके बाद नहीं लाया, क्योंकि ये 15 सितंबर 2005 एक लास्ट डेट है। ठीक है, इससे बाद में नहीं ला सकता, पहले ला सकता है। इसी दौरान खा 20 अप्रैल 2014 यानी उस डेट की समाप्ति से पूर्व खा क्या करता है, उक्त ऋण एवं उसके ब्याज लेके कर लेता है, 3,000 रुपये ऋण जमा करा देता है। और यहाँ अब का के विरुद्ध खा दिनांक 20 अप्रैल 2007 तक बाद ला सकेगा। अब नई जो समय सीमा है उसका निर्धारण हो जाता है, क्योंकि अब वेद काल की संगणना 20 अप्रैल 2004 से नए सिरे से की जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार धारा 18 एवं 19 दोनों अभिस्वीकृति के बारे में प्रावधान करती हैं। धारा 18 ऋण के दायित्व की अभिस्वीकृति के बारे में, जबकि धारा 18 क्या कहती है, ऋण के दायित्व की अभिस्वीकृति के बारे में, जबकि धारा 19 संदाय के रूप में अभिस्वीकृति के बारे में कहती है। ठीक है, अब धारा 19 की अभिस्वीकृति की जो शर्तें क्या है, कोई ऋण लेख संदाय किया गया हो, संदाय यानी कि ऋण के संदर्भ में पेमेंट वगैरह किया गया हो, और ऐसा संदाय एक विहित काल के अवसान से पूर्व के संदर्भ में किया गया हो। ठीक है, संदाय लिखित हो और संदाय हस्ताक्षरित हो, वही इसकी जो शर्तें हैं, जो एक अभिस्वीकृति जो होती है उसके तत्व हैं, वही इसकी शर्तें हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जो मेरा नंबर है 8506841814। थैंक यू।